सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजर्वेटिव्स का डेफिनेशन क्या है। अ प्रेजर्वेटिव इज अ नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल that is added to the pharmaceutical products to prevent decomposition by microbial growth or by undesirable chemical changes। सो यहाँ पे हम लोग का प्रेजर्वेटिव्स का शॉर्ट मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपने घर में देखा होगा कि हम लोग कच्चे आम का जो अचार है वो 1 साल से 2 साल तक स्टोर करके रख देते हैं। तो उसमें हम लोग एज अ प्रेजर्वेटिव ऐसा क्या डालते हैं कि वो लंबे समय तक, ज्यादा दिन तक वो खराब हुए बिना रहता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो सॉल्ट और हल्दी पाउडर और जो जितने मसाले हम लोग उसमें ऐड करते हैं, उसमें हम लोग नमक और तेल जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा डालते हैं। तो ये क्या करता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस जो ग्रो हो सकता है, जो हमारे प्रोडक्ट को यानी कि अचार को खराब कर सकता है, वो उससे उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कौन? हमारा जो ऑयल और सॉल्ट है वो। तो वो क्या है, प्रिजर्व करने का एक तरीका हुआ बाय एडिंग सॉल्ट। तो उसी तरीके से आपने देखा होगा जो फिश होता है उसको भी हम लोग नमक ऐड करके उसको सन ड्राई करके उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो स्टोर करके हम लोग उसको सन ड्राई करके उसको सॉल्ट के ऊपर कोटिंग करके हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, ये भी क्या हुआ, एक प्रिजर्व करने का तरीका हुआ। तो सिमिलरली जो हमारा मेडिकामेंट है यानी कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उसमें भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना करे और उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस ना हो जिसके वजह से डिकम्पोजिशन हो यानी कि प्रोडक्ट हमारा खराब हो। इसीलिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं, प्रेजर्वेटिव डालते हैं। अब ये प्रेजर्वेटिव नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक केमिकल भी हो सकता है। इसको जब हम लोग हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डालेंगे तो ये प्रिवेंट करेगा माइक्रोबियल ग्रोथ को, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ही प्रिवेंट हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं खराब होगा। सो इस तरीके को हम लोग ने क्या बोला है, प्रिजर्वेटिव। सो इसमें सबसे पहले इट प्लेज अ मेन रोल इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस डिजीज और डिटेरियोरेशन। सो यहाँ पे सबसे पहला जो मेन रोल है हमारे प्रेजर्वेटिव का वो क्या है, किसी भी बैक्टीरिया, यीस्ट या फंगाई या उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करने का। यही हमारा प्रेजर्वेटिव का मेन रोल है कि जो भी खराब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर ग्रो करके हमारे प्रोडक्ट को खराब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को ही वो टोटली प्रिवेंट कर देता है। तो यही है हमारा प्रेजर्वेटिव जो हमारे मेडिकामेंट को प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टेबल रखता है। देन हमारा, जैसे आपने देखा होगा नीम जो है, नीम की पत्ती को भी हम लोग एंटी बैक्टीरियल की तरह हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा हमारे बॉडी में। देन आपने हनी को भी देखा होगा, हनी का जो शेल्फ लाइफ है वो कभी भी हनी जो है वो खराब नहीं होता, और अगर आपने हनी किसी में एज अ प्रेजर्वेटिव ऐड किया है तो वो उस प्रोडक्ट को भी खराब नहीं होने देता। तो ये दो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में आपने यूज करते हुए सबको देखा होगा। देन आइडियल प्रॉपर्टीज देखेंगे प्रिजर्वेटिव्स की। अगर हम लोग कोई भी प्रिजर्वेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला, इट शुड बी नॉन इरिटेंट, नॉन टॉक्सिक, यानी कि हम लोग अगर इसको हमारे मेडिकामेंट में डालें तो इरिटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रिजर्वेटिव की वजह से किसी पेशेंट को, और ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। देन इट शुड बी केमिकली स्टेबल, यानी कि अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव को हमारे मेडिकामेंट में ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे मेडिकामेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल यानी कि इनर्ट भी आप कह सकते हैं। देन इट शुड बी कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी मेडिसिन जो है वो दो चीजों से बनती है, एक ड्रग और एक हमारा एक्सीपिएंट्स यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स। तो हमारा जो प्रेजर्वेटिव्स है वो हमारे ड्रग के साथ में और जो एक्सीपिएंट्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग ऐड करेंगे किसी भी फॉर्मुलेशन में, उसके साथ में वो कंपैटिबल होना चाहिए, उसके साथ में मिक्सिबल होना चाहिए। Then it should act as antimicrobial agent and exerts wide spectrum of activity, यानी कि इसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट होना चाहिए जिससे कि वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उसके ग्रोथ को वो प्रिवेंट कर सके। सो ये सबसे ज्यादा आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी प्रेजर्वेटिव की। टाइप्स ऑफ प्रेजर्वेटिव्स के बारे में देखेंगे। इसका सबसे पहला टाइप्स जो है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि इसका जो मैकेनिज्म है वो किस एक्शन पे
वर्क करता है, यानी कि अगर वो एंटी माइक्रोबियल है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करेगा, अगर वो एंटी फंगल है तो वो फंगल को प्रिवेंट करेगा। तो उसी को हम लोग ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहा है, यानी कि वो कैसे अपना एक्शन शो करेगा, उसके बेसिस पे हम लोग ने इसको क्लासिफाई किया है एक फॉर्म में। और दूसरा हमारा है बेस्ड ऑन सोर्सेस, यानी कि वो किस सोर्स से मिला है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको क्लासिफाई किया है। तो ये दो मेन क्लासिफिकेशन है हमारे टाइप्स ऑफ प्रेजर्वेटिव्स के, जिसमें सबसे पहला अगर हम लोग बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का देखें तो एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, और एंटी माइक्रोबियल है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, और हमारा थर्ड वन चेलेटिंग एजेंट है जो एक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड फॉर्म कर देता है जिससे कि हमारा जो मटेरियल है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अभी हम लोग अगर बेस्ड ऑन सोर्सेस की बात करें तो एज यू ऑल नो इसमें सबसे पहला सोर्स क्या होगा, हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स जो नेचुरल सोर्स के नेचुरल प्रोडक्ट से हमें मिले, और एक होता है आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव जो आर्टिफिशियली हम लोग ने उस जिसको बना के लिया हो। तो ये दो क्लासिफिकेशंस है मेनली हमारे टाइप्स ऑफ प्रेजर्वेटिव्स में, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और चलेटिंग एजेंट आता है, और दूसरा है बेस्ड ऑन सोर्सेज जिसमें नेचुरल प्रेजर्वेटिव और आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव आता है। तो इसके बारे में हमें बारी बारी एक एक करके एग्जाम में लिखना होता है और इसको आपको स्टडी भी करना होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग विच अदरवाइज अंडरगो डिग्रेडेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन एज दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। सो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में यानी कि एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से खराब हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर हम लोग बिस्किट का जो पैकेट है अगर ओपन ही छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, हमारे बिस्किट्स नरम पड़ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हवा लगना कहते हैं। तो सिमिलरली ऑक्सीडेशन में वही होता है कि अगर हम लोग ने हमारे प्रोडक्ट को ऐसे ही रख दिया तो उसमें ऑक्सीडेशन के कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है। तो उसी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हमारे मेडिसिन में एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को ऑक्सीजन से बचा के रखता है। तो ये हो गया हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। देन हमारा इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होगा, विटामिन सी और विटामिन ई, और भी बहुत होते हैं बट ये दो एग्जाम्पल आप मेनली वहां पे लिख सकते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट की अगर क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं तो उसमें एक या दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से वहां पे लिखना है ताकि आपका जो आंसर है उसको स्कोर मिले। देन हमारा जो नेक्स्ट वन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, agents that acts against gram positive and gram negative microorganisms responsible for causing degradation of pharmaceutical products। so नाम में ही मालूम पड़ रहा है एंटी माइक्रोबियल, एंटी यानी कि जो अगेंस्ट में काम करे उस जगह पे हम लोग एंटी लगाते हैं, और आगे हम लोग ने माइक्रोबियल लगाया है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ उसके ग्रोथ को अगर जो प्रिवेंट कर रहा है वही है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सो इससे क्या, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अगर हमारे प्रोडक्ट में ग्रो कर गया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब होता है। तो उसको ग्रो करने से ही प्रिवेंट कौन करता है, हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सो इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग सॉर्बेट्स लिख सकते हैं, प्रोपाइल पैराबिन लिख सकते हैं, मिथाइल पैराबिन लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इसमें से आप कोई भी दो जो आपको ईजी लगे वो चूज करके स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा चलेटिंग एजेंट एक क्लास था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। चलेटिंग एजेंट, एजेंट्स विच फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। चलेटिंग एजेंट क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स जो है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जितने भी है हमारे उसके साथ में एक बैरियर की तरह फॉर्म हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसके थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्टेड रहता है, जिससे वो डिग्रेड नहीं होता। इसी को हम लोग ने चलेटिंग एजेंट कहा है यहाँ पे, जिसके एग्जाम्पल की फॉर्म में आप सिट्रिक एसिड लिख सकते हैं, पॉलीफॉस्फेट लिख सकते हैं, डाई सोडियम इथिलीन डायमाइन, टेट्रा एसिटिक एसिड ये भी लिख सकते हैं। इसमें से कोई भी आप चूज करके जो इजी लगे वो लिख लेना।
तो ये था हमारा चलेटिंग एजेंट। अभी हम नेक्स्ट हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन जो था बेस्ड ऑन सोर्सेस, इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। दीज आर सब्सटेंस obtained from natural sources such as plants, animals and minerals which acts as antimicrobial agent। so यहाँ पे as you all know जो natural sources है वो कौन से थे हमारे प्लांट, एनिमल और मिनरल। सो इनमें से ऐसे सब्सटेंस जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करे वही है हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। इसके एग्जाम्पल की फॉर्म में नीम ऑयल, लेमन, हनी एक्सेट्रा ये हम लोग लिख सकते हैं। देन आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव में क्या होगा, दिस आर द एजेंट्स प्रिपेयर्ड बाय केमिकल सिंथेसिस विच एक्ट्स अगेंस्ट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ये क्या होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में उसको प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करे। इसी को हम लोग ने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कहा है। इसके एग्जाम्पल में बेंजोएट आता है, सोडियम बेंजोएट आता है, सॉर्बेट आता है और एक्सेट्रा। सो ये था हमारा प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। सो इससे हम लोग ने सारे प्रिजर्वेटिव्स के जितने भी टाइप्स है उसको कवर कर लिया है। आई होप आप लोग को प्रिजर्वेटिव्स का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसके PDF का जो नोट्स का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं।